Hello everyone, welcome to तथास्तु ICS and welcome to today's MCQs class। आज का जो हमारा MCQs क्लास जो है और न्यूज़ एनालिसिस क्लास जो है वो थोड़ी लेट हो गई, सॉरी फॉर दैट। हम जो है थोड़ा सा ना डिस्कशन में बैठ गए थे एक्चुअली कि हमारा NCERT मॉड्यूल जो है और आगे क्या उसमें कम कर सकते हैं उस चीज़ को बेसिकली लेकर के। चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना किसी फर्दर ड्यू के। तो यहाँ पे आपको जो है सारा डिटेल रिलेटेड टू वेरियस कोर्सेज एंड ऑल एंड क्या इसमें जो है क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कहाँ कौन सी वेबसाइट है tathastu.ics.com, सारी डिटेल्स यहाँ पर जो है अवेलेबल है सारी चीज़ें को लेकर के। इसके अलावा एक और हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है सीसेट पेपर 2 का। ओके, दिस विल बी स्टार्टिंग ऑन 12th of July. Okay, so you can enroll in any of these and all of these also. Let's get started with the very first question. पहला question है consider the following consider the following statements. The very first statement is only registered political parties are eligible to receive the electoral bonds. Second is electoral bonds can be redeemed by any individual or organization. Third is the identity of the donors remains anonymous in electoral bonds. तो यहाँ electoral bond scheme में जो है anonymous रहता है ये। तो आपको बताना है कौन से कितने स्टेटमेंट्स जो है ये सही है। बहुत ही इजी है ये सवाल, अगर आपने मेरा न्यूज़ एनालिसिस ध्यान से देखा है तो पहला इसमें जो है स्टेटमेंट दिया, केवल पंजीकृत राजनीतिक दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र हैं। चुनावी बॉन्ड को कोई भी व्यक्ति या संगठन भुना सकता है। चुनावी बॉन्ड योजना में दानदाताओं की पहचान गुमनाम रहती है। सो इसमें जो है हमारे ऑप्शन बी थर्ड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसमें हर कोई भी जो है जाकर के रिडीम नहीं कर सकता है, सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज वही इसको रिडीम कर सकती हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग यहाँ पर। ओके, एंड दैट टू विद इन टाइम लिमिट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है, ये भी इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है बट नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट। पहला इसमें दिया है ऑप्शन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिक्वायर अप्रूवल एंड वेरिफिकेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकंड इज देयर इज एन अपर लिमिट ऑन द फंडिंग दैट अ कंपनी कैन डोनेट टू अ पॉलिटिकल पार्टी थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट, नीदर ए एंड बी आर इनकरेक्ट, नीदर ऑफ दीज आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सारे ऑप्शंस ओके दिए हुए हैं। ठीक है, चुनावी बॉन्ड के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन और सत्यापन की आवश्यकता होती है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कोई कंपनी किसी राजनीतिक दल को राजनीतिक दल को जो फंडिंग दे सकती है उसकी एक ऊपरी सीमा होती है। ए और बी दोनों ही गलत है, ए और बी दोनों ही गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है ए और बी दोनों ही जो है वो बेसिकली इनकरेक्ट है, दोनों ही इनकरेक्ट है क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे रिमूव कर दी गई है एंड यहाँ पर किसी भी तरीके का अप्रूवल या फिर वेरिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज very first statement, critical minerals are minerals that are essential for economic development and national security, and their lack of availability could potentially lead to supply chain vulnerabilities. Second is the identification of critical minerals will help reduce India's import dependency, especially on China. Third is India has recently joined the Mineral Security Partnership, a collaboration of 14 countries aimed at investing in critical mineral supply chains globally. So यहाँ पे जो है आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, रीड इट केयरफुली। नेक्स्ट यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं, तो किसी भी तरीके का यहाँ पर हमको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है एंड वैसे भी सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया एनालिसिस में, बहुत डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन है। Next यहाँ पे question, it is related to the dark pattern. The very first statement is dark patterns refer to design techniques used to enhance the user experience on websites and the apps. Second is dark patterns can lead to potential privacy breaches and compromise user data security. Third is dark patterns are used solely for marketing purposes to increase sales and revenue.
चलो, नाउ लेट्स सी द आंसर. आंसर यहाँ पे क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट. यहाँ पे जो है इसको एनहांस करने के लिए नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए नहीं है, बल्कि हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए डार्क पैटर्न है. ओके, इसकी सारी डिटेल्स न्यूज एनालिसिस में है, राइट. चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. TOPS, that is Target Olympic Podium Scheme, was started in 2014 to improve India's performance at the Olympic and Paralympics. Second is TOPS is a flagship program of Ministry of Youth Affairs and Sports designed to provide assistance to India's top athletes. Third is the Mission Olympic Cell operating under the leadership of Director General of the Sports Authority of India provides assistance to athletes selected under the TOPS scheme. Right? चलो, now let's move on to the next. इसका आंसर क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट सही है टॉप से रिलेटेड. सो टॉप्स जो है क्लियर्स रेसलर्स विनेश फोगाट एंड बजरंग पुनिया ट्रेनिंग इन किर्गिस्तान एंड हंगरी. उनको जो है क्लियरेंस दे दिया गया है ट्रेनिंग के पर्पज से. ओके, टॉप्स को है इसको सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था फॉर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आर परफॉर्मेंस इन दी ओलंपिक्स एंड दी पैरालंपिक्स. कौन मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम इसके अंतर्गत आता है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे एक बार ये भी देखना जरूरी है. कैटेगरीज ऑफ एथलीट्स सेलेक्टेड अंडर द टॉप्स आर प्लेस्ड इन टू मेन कैटेगरीज. एक तो होती है कोर ग्रुप एंड द डेवलपमेंट एंड द अनदर वन इज द डेवलपमेंट ग्रुप. ओके, कोर ग्रुप में टॉप परफॉर्मिंग एथलीट्स होते हैं, डेवलपमेंट ग्रुप में वो जो कि पोटेंशियल एंड टैलेंटेड एथलीट्स हैं, जिनको कि कोर ग्रुप में फर्दर भेजा जा सकता है बेसिकली. ठीक है, सेलेक्टेड जो एथलीट्स होते हैं कोर ग्रुप में, उनको आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस यानी कि 50,000 पर रुपीज जो है वो दिया जाता है. जो डेवलपमेंट ग्रुप में रहते हैं उनको 25,000 महीने जो है वो दिया जाता है. सो दिस इज रियली वेरी गुड, सो दैट दे कैन डू समथिंग रियली गुड फॉर अस एंड फॉर देमसेल्फ एज वेल. पेन पिंसर प्राइज, पहला स्टेटमेंट है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2009 इन मेमोरी ऑफ नोबेल लॉरिएट प्ले राइट हैरोल्ड प्रिंटर. उनके नाम पे इसको रखा गया है. सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज गिवन टू अ राइटर फ्रॉम द यूके, आयरलैंड एंड द कॉमनवेल्थ हुज वर्क इज कमिटेड टू अ फियरलेस exposition of truth about contemporary life. Third is the Pen Pinzer Prize is exclusively given to poets who have made significant contributions to the field of poetry. इसकी स्थापना 2009 में नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की स्मृति में की गई थी. यह यूके, आयरलैंड और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, ठीक है, के एक लेखक को दिया जाता है और जिसका काम समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई की निडर व्याख्या के लिए प्रतिबद्ध है. तीसरा है पेन पिंटर पुरस्कार विशेष रूप से उन कवियों को दिया जाता है जिन्होंने कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. ओके, चलिए. सो यहाँ पे जो आंसर है ये जो हमारे पहले दो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है, लास्ट वाला जो है वो इनकरेक्ट है. ये इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली अवॉर्डेड टू द पोएट. अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी थी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत है. माइकल रॉजन इनको जो है पेन पिंटर प्राइज जो है PPP ये इनको बेसिकली दिया गया है. एंड अ ग्लिम्स इनटू द वर्क ऑफ द चिल्ड्रंस राइटर. सो ये चिल्ड्रंस राइटर के तौर पे हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ग्रीन हाइड्रोजन पर है. ठीक है,
पहला कह रहा है ग्रीन हाइड्रोजन इज द गैस प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर दैट मे बी पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. Second is the National Green Hydrogen Mission was launched in 2022 with goal of making India energy independent and decarbonizing major sectors of the economy. Third is SITE program is a sub-component under the National Green Hydrogen Mission. ग्रीन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करता है. H2O है, विभाजित करता है, विभाजित करके उत्पादित गैस है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली द्वारा संचालित हो सकती है. दूसरा इसमें कथन है भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज करने के लक्ष्य के साथ 2022 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था. तीसरा है साइट कार्यक्रम राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत एक उपघटक है. अब आपको बताना है कि इसमें जो है स्टेटमेंट्स कौन से सही हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट अनवील्स गाइडलाइंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग. ओके, अब एक ग्रीन ग्रीन वर्ड आया है तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि डाउन टू अर्थ जो है, ठीक है, डाउन टू अर्थ जून में जो भी चीजें आई थी, ठीक है, वो सारा आई विल बी कवरिंग इन वन वीडियो. ठीक है, वो सारा मैं वन वीडियो में, एक्चुअली वो वन वीडियो में हो नहीं पाएगा, वैसे 2 वीडियोस में आई विल बी कवरिंग दैट इन कमिंग वीडियो, यू विल सी. ठीक है, उसको जो है जरूर देख लीजिएगा, उसमें एनवायरनमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे. दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल, बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, चल नाउ लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट. ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाती है, की जाती है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, यूएन सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूनिसेफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच. ओके, तो यहाँ पे कौन है रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए? तो कौन है रिस्पॉन्सिबल? यूएन सेक्रेटरी जनरल. ऑब्वियसली बात है कि यूएन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन चिल्ड्रन आ जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यूनिसेफ तो नहीं है करके. ओके, सो इंडियाज नेम ड्रॉप्ड फ्रॉम लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद चिल्ड्रन आर्म्ड इन कॉन्फ्लिक्ट. चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से जो है हटा गया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी रिलीफ वाली बात है, बहुत ही अच्छी वाली बात है बेसिकली. सो इंट्रोडक्शन टू द चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट. आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल रिपोर्ट होती है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये एक एनुअल रिपोर्ट है दैट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन चिल्ड्रन. इट आइडेंटिफाइज चिल्ड्रन एज द प्राइमरी विक्टिम्स ऑफ द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, identifies children as the primary victims of the armed conflict. प्राइमरी विक्टिम के तौर पे वो आइडेंटिफाई करती है. रोल ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल सेक्रेटरी, इसका क्या रोल रहता है यहाँ पर? इट सर्व्स एज द लीडिंग एडवोकेट within the UN for protection and well-being of the children affected by armed conflict. अफ्रीका में बहुत सारा है ऐसा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज में फंसे हुए हैं जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में है. बहुत 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 सारे ऐसे बेसिकली प्लेसेस हैं, बहुत सारे प्लेसेस हैं. सीरिया भी बेचारा है ना, वहां पे भी वही सिचुएशन है, क्या करे भाई. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज एमसीक्यूज. आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा. थोड़ा सा डिले हो गया, बट दैट डिले इज फॉर सम गुड रीजन, ओके, विच यू विल गेट टू नो इन a few days. चलिए, so see you in the next video. Take care, bye bye and have a great time.